सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का भारतीय संविधान। इसके माध्यम से आज हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, संघवाद के बारे में जानेंगे, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति के बारे में जानेंगे, सरकार के विभिन्न अंग और इनके बीच शक्तियों के बंटवारे से रूबरू होंगे, मौलिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान क्या है? संविधान नियमों का समूह है जिसके अनुसार देश की सरकारें कार्य करती है। आज दुनिया के अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान है, परंतु ये जरूरी नहीं कि जिन देशों के पास संविधान हो वे लोकतांत्रिक भी हो। हमारा देश भारत में भी संविधान है और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि 12 भागों में विभक्त है। संविधान के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यह समाज का मूलभूत स्वरूप परिलक्षित करता है। दूसरे, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करता है एवं राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है तथा समानता का अधिकार प्रदान करता है। इससे आशय ये है कि यह राजनेताओं पर अंकुश लगाता है जिससे वे अपनी मनमानी न कर सके और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार कर सके। संविधान के द्वारा हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। यह हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे सिद्धांतों को ठेस पहुंचती हो जिनमें देश आस्था रखता है। तो यह 3 संविधान के मूलभूत उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार नवंबर 1946 में किया गया। इसमें उस समय कुल 389 मेंबर्स थे, जिनमें 292 प्रांतों से थे एवं 93 देशी रियासतों से चुने गए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। प्रायः 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सदस्य चुना गया था। विभाजन के बाद सदस्यता 299 हो गई क्योंकि बाकी के सदस्य पाकिस्तान चले गए। 26 नवंबर को 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे, जिनमें 8 महिलाएं भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, D.P. खैतान, N. महादेव राव, K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णमाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, परंतु ज़्यादा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर ही था। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे होता है और इसके लिए हम लेते हैं अपने पड़ोसी राज्य नेपाल कि नेपाल में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल एक राजतंत्र था जहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। पिछला संविधान राजा को सत्ता प्रदान करता था, अतः नेपाल की जनता ने संघर्ष किया। 2005 में माओवादी एवं अन्य समूहों ने 12 सूत्रीय समझौतों पर एक साथ आंदोलन आरंभ किया और सन 2006 में यह संघर्ष शिखर पर पहुंचा एवं 2007 में अंतरिम संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार नेपाल लोकतांत्रिक देश बना। आप इस क्लिप में नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र को देख सकते हैं, साथ ही लोगों का जनसमूह भी देख सकते हैं जिन्होंने संविधान
के निर्माण के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में विद्रोह किया। आइए जानते हैं, नेपाल के पुराने संविधान में देश की बागडोर राजा एवं मंत्री परिषद के हाथों में थी, परंतु लोकतंत्र में हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं ताकि वे हमारी ओर से सत्ता में जिम्मेदारी निभाए। इसमें यह संभावना बनी रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, मनमाना नियम लागू कर सकते हैं, जिससे लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अतः संविधान इस तरह की विकृतियों से बचाता है। संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनसे सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय संविधान जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही सभी को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान तथा आय, शिक्षा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह भी एक मौलिक अधिकार है, अर्थात भारतीय संविधान के समक्ष सब देश के सभी नागरिक एक समान हैं। लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हमारे देश में ऊंची जाति के लोग दलितों को दबाते हैं, या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय आदि के खिलाफ अपने कार्य करते रहते हैं। तो लोकतंत्र यह भी अधिकार दिलाता है, या संविधान यह भी अधिकार दिलाता है कि कोई ताकतवर समूह दूसरों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इस तरह के हालात लोकतांत्रिक समाजों में उत्पन्न हो सकते हैं जहां बहुमत वाला समूह हमेशा ऐसे फैसले लागू करता हो जो अल्पसंख्यकों को पसंद ना हो या उन्हें नुकसान हो। अतः बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाने का काम संविधान करता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, एवं एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जा सकता है। जैसे हमारे देश में हिंदू बहुलता है, यदि वह मुस्लिम और क्रिश्चियन के ऊपर यह दबदबा बनाती है तो यह अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में ही क्षत्रिय वर्ण के लोग और ब्राह्मण वर्ग के लोग दलित लोगों को दबाते हैं, तो यह अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जैसे देश लोकतांत्रिक हो, सभी को समान अधिकार मिले, सभी को सरकार में हिस्सेदारी मिले, सरकार का गठन और कामकाज आदि के नियमों पर भी गहन मंथन किया गया और इसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। संविधान सभा के सामने कई चुनौतियाँ थी। हमारी भाषा, धर्म, संस्कृति भिन्न भिन्न थी। लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा शोचनीय थी। अतः संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक दायित्व को भली भांति पूरा किया, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा एवं विविधता को सम्मान प्रदान किया। सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन एवं जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की भूमिका पर पूरा जोर दिया गया। स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया गया। और इस आधार पर हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहला है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में केंद्र स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है, ताकि मुट्ठी भर लोग फैसले न ले एवं इलाकों के हिसाब से फैसले लिए जा सके। केंद्र स्तर पर दिल्ली की सरकार, राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों की सरकार और जिला स्तर पर समस्त जिलों में सरकारें हैं।
कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए भी संविधान में कुछ सूचियां प्रदान की गई है, जिससे केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार की उलझन ना हो। इसके लिए केंद्रीय सूची या संघ सूची बनाई गई, जिसके ऊपर केंद्र सरकार नियम बना सकती है और इसमें 97 विषय समाहित है। वहीं राज्य सूची में 66 विषय समाहित है, जिसमें राज्य सरकारें नियम बना सकती है। जबकि एक समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लोग मिलकर के नियम बनाते हैं। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, आप देखते हैं नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का है और स्टेट स्कूल के स्कूल्स भी चल रहे हैं। और ऐसी ही एक चौथी है अवशिष्ट सूची। इस अवशिष्ट सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो संविधान लिखने के बाद आए और इन पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर, परमाणु ऊर्जा, यह बाद में आए तो इस पर केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं करती है और आप जानते हैं हमारे देश में हर 5 वर्ष के उपरांत चुनाव होता है और इन चुनावों में लोग वोट देते हैं और अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया गया है। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि जाति, वर्ग और लिंग भेद तथा ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वह बगैर किसी भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तीसरा इसका प्रमुख लक्षण है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। आप जानते हैं यह है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका एवं तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है नियमों को बनाना, कार्यपालिका का कार्य है इन्हें लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है यह सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं इनको देखना। राज्य से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था से है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों संप्रभु का प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका में हमारे प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं एवं विधान परिषद के निर्वाचित लोग होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराता है एवं शासन के कार्य देखता है। न्यायपालिका हमारे देश में न्यायालयों की व्यवस्था है, जिससे आप बेहतर तरीके से अवगत है। राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस तरह लोगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान में कई ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जिनके जरिए कार्यपालिका की शक्ति को सीमित एवं नियंत्रित किया जाता है। चौथा मूलभूत अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। ये देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये प्रत्येक राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को अपने नागरिकों को प्रदान जरूर करना चाहिए। इनका हनन नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए एक खंड
नीति निर्देशक तत्वों का भी है, जो कानून एवं नीतियां बनाते समय मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आइए हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। 6 मौलिक अधिकार है। पहला, समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म, जाति, लिंग, जन स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों का बराबर पहुंच का अधिकार है। और रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। और साथ ही छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह समानता का अधिकार जो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिलाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, मकान बनाने या कार्य करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना, ये सब अधिकार है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अर्थात धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात यदि किसी नागरिक को यह लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। पांचवा हमारा मूलभूत उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा प्रदान नहीं करता है। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी लोग अपनी धार्मिक पद्धति से पूजा अर्चना कर सकते, इसमें सरकार कोई रोड़ा नहीं लगाती है। या वे समारोह या रीति रिवाज या उत्सव को मना सकते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान है। परंतु जब यह निरंकुश होता है तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वह धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसे हम दूसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आज आपके लिए यह कुछ प्रश्न है जिसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए और इसका रिवीजन कीजिए। पहला प्रश्न, संविधान से क्या आशय है, इसके क्या उद्देश्य है। दूसरा, संघवाद से क्या आशय है। तीसरा, संसदीय शासन पद्धति से आप क्या समझते हैं। चौथा, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा किस तरह है। पांचवा, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। और छठवां, नेपाल में अंतरिम संविधान कब लागू हुआ। साथ ही अंतिम प्रश्न, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इन्हें लिखकर जरूर लाइए। धन्यवाद।